हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही होगी। सुबह के 10:30 बज चुके हैं, जैसा कि इसमें टाइम दिखाई दे रहा है। ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी इस सीरीज में, और आज जो क्लास हम करने वाले हैं वो हम एक नए टॉपिक से करेंगे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर करने वाले हैं, और ये एग्जाम में सबसे मोस्ट फेवरेबल टॉपिक के रूप में गिना जाता है। ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे भी जाते हैं, तो यू वी मस्ट हैव टू रेडी फॉर दिस। हम सब लोगों को एक प्रॉपर नोट्स बनाना है और इसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो होपफुली आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप हमें मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है, किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, कोई डाउट होगा, तो वो यहाँ पर हमें बता देगा। उसके अनुसार हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पूरा टारगेट या फोकस जो है वो बिल्कुल आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन पर है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम कैसे भी करके हमें क्रैक करवाना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन शुरू करते हैं, और इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि क्या और कहानी हो सकती, क्या और बातें हो सकती हैं। पहली चीज आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है जी। ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है ये हम लोग देखेंगे, जरा देख सकते हैं आप। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित सवाल आज हम डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि इससे संबंधित टॉपिक क्या हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे एपेक्स या सर्वोच्च संस्था के रूप में हमें आरबीआई दिखाई देता है। आरबीआई को जनरली हम एपेक्स बॉडी कहते हैं, यानी सर्वोच्च संस्था कहते हैं। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हमारी बैंकिंग की सबसे एपेक्स या फिर सर्वोच्च संस्था है ये। ठीक है, सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, अब बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर बैंक आरबीआई के हिसाब से अगर बैंकों को विभाजित करेंगे हम, तो आरबीआई के अनुसार दो प्रकार की बैंकें होंगी। ठीक है, पहली बैंकिंग कौन सी होगी? तो पहली बैंकिंग होती है शेड्यूल्ड बैंक। यहां पर लिख सकते हैं SHEDULED, शेड्यूल्ड। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक। और ये शेड्यूल्ड बैंकों का मतलब हुआ आपका अनुसूचित बैंक। ठीक है, अनुसूचित बैंक। अच्छा जी, फिर दूसरे टाइप कौन सी बैंक होती है? इनके हिसाब से नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होगी। और ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, दो टाइप की बैंकें इन्होंने बताई। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना कि शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड बैंकों के बीच का अंतर क्या है। पहला अंतर यह है कि जिन बैंकों के ऊपर आरबीआई के नियम कानून लागू होते हैं उन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, और जिन पर आरबीआई के नियम कानून लागू नहीं होते या जिन्हें आरबीआई रेगुलेट नहीं करता उन्हें हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक कह सकते हैं या गैर अनुसूचित बैंक कह सकते हैं। अनुसूचित बैंकों को अगर आगे विभाजित किया जाए, आगे वर्गीकरण किया जाए, तो इन्हें हम फिर से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं कॉमर्शियल बैंक। किसमें बांट सकते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स में। कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक के हिसाब से इसे हम बांट सकते हैं, और वाणिज्यिक बैंक लिख सकते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक। दूसरा अगर टाइप देखा जाए तो इसे हम कोऑपरेटिव बैंक के रूप में भी लिख सकते हैं। कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी बैंक के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बैंक अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। उनके अंदर दो बैंक आपको दिखाई दे रही हैं, पहला कॉमर्शियल और दूसरा कोऑपरेटिव। बेटा कॉमर्शियल बैंकों में भी अगर आगे हम इनको क्लासिफाई करें, इनका वर्गीकरण करें, तो हमें कई प्रकार की बैंकें दिखाई देती हैं। पहला, आप पहला यहां पर देखेंगे तो पहला टाइप ऑफ बैंक जो है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक
यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। अब सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक का मतलब है कि ऐसी बैंकें या जिनका मालिकाना हक जो है वो सरकार के पास होता है, उन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें कहते हैं। दूसरा यहां पर अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, दूसरा हो सकता है इंडियन, भारतीय बैंक है। तो भारतीय बैंकों में भी आप देखिए दो तरीके की बैंकें हैं, या तो आप इन्हें भारतीय प्राइवेट बैंक कह सकते हो, सॉरी इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, इंडियन की जगह हम प्राइवेट बैंक लिखते तो ज्यादा बढ़िया होता, फिर उसको हम ऐसा डिवाइड कर लेते हैं, प्राइवेट बैंक्स लिख सकते हैं कि निजी बैंक। ठीक है, इनके हिसाब से अगर हम चलें तो निजी बैंक भी दो प्रकार की भारत में काम कर सकती हैं। एक ऐसी बैंक है जिन्हें हम इंडियन कहते हैं, इंडियन प्राइवेट बैंकों का मतलब कि जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, यस बैंक है ना। और इसके अलावा दूसरी हो सकती है फॉरेन बैंक। ठीक है, और फॉरेन बैंक का मतलब है विदेशी बैंकों से है। विदेशी बैंकों मतलब ऐसी बैंकें जो भारत में बाहर से आई हैं, द हेडक्वार्टर बिलोंग्स टू द आउटसाइड द कंट्री, तो उन्हें हम फॉरेन बैंक भी कहते हैं। तीसरा है आरआरबीज। ठीक है, आरआरबीज का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है यहां पर, यह बात आपको ध्यान रखनी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये चीज आपको याद रखनी है, पहली चीज। ठीक, तो हमने ये क्लासिफिकेशन बनाया कि आरबीआई के हिसाब से दो प्रकार की बैंकें हो सकती है, एक शेड्यूल और एक नॉन शेड्यूल। नॉन शेड्यूल को आगे हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि नॉन शेड्यूल को आरबीआई पूरी तरीके से अपने रेगुलेशन में या नियंत्रण में नहीं रखता, लेकिन शेड्यूल्ड बैंकों को हम रखते हैं। और कॉमर्शियल बैंक यहां पर उनको कहा गया, कॉमर्शियल बैंकों में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और आरआरबीज को रखा गया। आगे आइए, अगर मैं बात करता हूं कोऑपरेटिव बैंकों की, क्या है कोऑपरेटिव बैंक, तो यहां पर भी आप इन्हें दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक ऐसी बैंक जो रूरल है और एक ऐसी बैंक जो अर्बन कोऑपरेटिव है। अर्बन कोऑपरेटिव का मतलब है शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहरी सहकारी बैंक। ठीक है, शहरी सहकारी बैंक। तो रूरल की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण की, तो ग्रामीण रूरल कोऑपरेटिव बैंकें होती हैं, ग्रामीण सहकारी बैंकें भी। ठीक है, ग्रामीण सहकारी बैंकें भी, इनको भी हम अलग से लिख सकते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रामीण सहकारी बैंक। ठीक, तो अब ये एक प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया वेयर वी कैन डिस्कस कि भारत में कौन सा बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक किसी को। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेप पर और समझते हैं कि एक एक करके कि सब कैसे काम करते हैं और क्या काम है, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली हमारी हेडिंग होगी आरबीआई। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं आरबीआई मतलब रिजर्व, या आरबीआई लिख दूं, आरबीआई से भी काम चल जाएगा, हिंदी वाले लोगों के लिए लिख देता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय रिजर्व बैंक, सॉरी हाँ ये लिखना चाहिए था मुझे, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये लीजिए। अब भारतीय रिजर्व बैंक कैसे काम करेगा, क्या है, ये भी थोड़ा सा इसके भी पीछे चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अपना एक एक्ट है, इसका अपना एक अधिनियम है। ठीक है, और उसी अधिनियम से सारी शक्तियां भी मिलनी है। कौन सा अधिनियम है, आरबीआई एक्ट 1934 का। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934, ये पहला अधिनियम। ठीक,
अगर इसके अंतर्गत इसमें देखें एस्टैब्लिशमेंट या इसकी स्थापना, तो स्थापना होती है यहां पर 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन इसकी एक खासियत यह है कि जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, यह प्राइवेटली ओन्ड था। प्राइवेटली ओन्ड मतलब निजी लोगों की संपत्तियां इसमें ज्यादा लगी, ठीक है। तब इसके अंतर्गत आपको ऐसा सच नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत ज्यादा सरकार का रोल, क्योंकि उस समय तो सरकार भी ब्रिटिश सरकार थी, तो उसने कोई इंटरेस्ट लिया नहीं। इसी की बात को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना है कि इसका नेशनलाइजेशन किया गया। क्या किया गया? नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण किया गया। और वो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण किया। तो अब ये बैंक जो है वो सरकार की बैंक बन गई 1 जनवरी 1949 को, ठीक। आरबीआई के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई एक ऑटोनोमस या स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त समझते हैं? स्वायत्त संस्था का मतलब एक ऐसी संस्था जिसके पास अपने निर्णय लेने की खुद अधिकार होते हैं, उसे हम कहते हैं स्वायत्त संस्था। इसके अतिरिक्त आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक यानी कि ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार हम नहीं समझ पाते, तो इसलिए अब इसके बीच का अंतर क्या है, आरबीआई कैसे काम करेगा, वो सब चीजें, लेकिन एक बेसिक जो चीज थी वो हमने यहां पर डिस्कस करी। अब थोड़ी सी इसकी कहानी में बता देता हूं। आपको याद होगा 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन बना, जिसने बताया कि भारत में बैंकों को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए हमें एक बैंकिंग रेगुलेशन बॉडी की जरूरत है। और फिर उनकी सिफारिशों पर भारत में इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना इसलिए की गई क्योंकि जो बैंकें थी वो उस समय बहुत बड़े लेवल पर दिवालिया हो रही थी, यानी कि उनके पास कोई नियम कानून, है ना, ऐसे कोई नियम कानून बनाने वाली संस्थाएं नहीं थी जो उन्हें गाइड कर सके व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने कहा कि ठीक है, सरकार ने सोचा, ब्रिटिश सरकार ने, कि हम लोग एक एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। 1934 का कानून बनाया और 1934 के कानून से ही जो शक्तियां हैं, यानी कि जो शक्तियां आज के समय भी आरबीआई को मिलती हैं, वो इसी अधिनियम से मिलती है, इसी कानून से मिलती। इसके अतिरिक्त उसे कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया, ठीक है। और संविधान लागू होने के बाद भी इस अधिनियम को मान्यता दी गई और आगे बढ़ाया। वर्तमान में आरबीआई के इसी अधिनियम में संशोधन किए जाते हैं, उसी के अनुसार ही आरबीआई को काम सौंपा जाता है। अब हम आते हैं, तो एक बेसिक पार्ट हो गया, लेकिन आरबीआई का मेन काम क्या है और कैसे काम करता है आरबीआई, उस पर बात करते हैं। अगर हम यहां पर आरबीआई को रखते हैं तो आरबीआई का पहला काम क्या हो सकता है? फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कार्य अगर मैं ऐसे लिख दूं और ये कर देता हूं मैं सर्कल, ठीक है जी। पहला काम यह है कि आरबीआई का सबसे पहला काम यह है कि आरबीआई यहां पर, सब ध्यान रखना, एक इशुइंग एजेंसी है। इशुइंग एजेंसी का मतलब होता है आरबीआई नोटों का निर्गमन करता है। नोटों का निर्गमन करता, ठीक है, निर्गमन करता, नोटों का निर्गमन करता। अब आरबीआई नोटों का निर्गमन करता का मतलब है कि भारत में जो भी नोट प्रिंट किए जाते हैं उन्हें आरबीआई प्रिंट करता है। तो खासकर यहां पर हम लिख सकते हैं पेपर करेंसी, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कागजी नोट, है ना। तो कितने कागजी नोट आजकल जारी हो रहे हैं जरा सोचिए। तो मैं पहला लिखता हूं कि 2 रुपए से लेकर दो 2 रुपए से लेकर, पहले तो 2000 था, अब हो गया है 500 रुपया। तो 500 रुपए का नोट आरबीआई जारी करता है।
यहीं पर कई अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं, जैसे ये 2 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, ये कागज जारी करते हैं, लेकिन जरा आपने कभी सोचा है कि इनकी इतनी मान्यता क्यों है और इन्हें क्या कहा जा सकता है? जो मुद्रा भारत में, इसी 2 रुपए के नोट को हम लोग फियाट मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि यही जो मुद्रा, इसे हम लोग फियाट मनी या फिएट मनी भी कहते हैं। ठीक है, फिएट मुद्रा भी कहते हैं। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, फिएट मुद्रा का क्या मतलब है? ध्यान रखना, फिएट मुद्रा का मतलब होता है एक ऐसी मुद्रा जिसे किसी भी अन्य मुद्रा या अन्य मेटल या अन्य परिसंपत्ति के द्वारा बैक नहीं किया जाता, तो उसे हम फिएट मुद्रा कहते हैं। फिएट मुद्रा मतलब नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट, एनी एसेट, किसी भी परिसंपत्ति द्वारा बैक्ड नहीं है। ठीक है, परिसंपत्ति द्वारा, ठीक है, इसको कोई बैकिंग नहीं, किसी भी परिसंपत्ति द्वारा सुरक्षा नहीं। ठीक है, सुरक्षा नहीं। इसका मतलब क्या है? देखो जी, जो भारत के नोट छापे जाते हैं, आप ध्यान रखना, उन नोटों की छपाई के लिए भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके पीछे कोई भी अमाउंट रखा जाए, कोई पैसा रखा जाए या कोई भी गोल्ड रखा जाए। मतलब 500 का नोट आरबीआई ने उठाया, छाप दिया, बस ये सिस्टम है। अब उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती। तो पूरी दुनिया में जहां भी इस तरीके के, पहले क्या होता था कि नोट छापते थे, उसके पीछे जो पैसा रखना पड़ता था, जैसे 500 का नोट छापा तो 500 रुपए का गोल्ड रखा। ये सिस्टम आपने बहुत सुना भी होगा। तो ये मेथड अब काम नहीं करता, ये काम नहीं करता है, इस पर कोई बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। यानी कि 500 का नोट आरबीआई छाप चाहे तो छाप ले, 500 के 1000, 5000, लाख, जितने चाहे छाप ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आरबीआई कितने भी पैसे प्रिंट कर सकता है। आरबीआई क्या, दुनिया की कोई भी सेंट्रल बैंक कितने भी पैसे प्रिंट कर सकती है। अगर वो कितने भी पैसे प्रिंट करने लग रही है, ये भी याद रखना, तो उसका कुछ इंपैक्ट हो सकता है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जब किसी भी नोट को छापने के लिए उसके पीछे कोई भी पैकिंग नहीं हो, कुछ भी रखा नहीं गया हो, ऐसी मुद्राओं को हम फिएट मुद्रा कहते हैं। और ये मुद्राएं मुद्राएं आपको ध्यान रखना, सरकार की गारंटी पर जारी होती है। गारंटी यानी कि गारंटीड बाई सरकार, मुद्रा सरकार की गारंटी पर जारी होती है, इसमें अन्य लोगों का कोई रोल नहीं होता है, सरकार की गारंटी पर इसे जारी किया जाता है। ऑन द गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की गारंटी पर जारी करता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात यहां पर यह भी ध्यान रखना कि इन कागज के, अच्छा मैं अगर आपसे कहूं कि डॉलर क्या भारत के लिए फिएट मनी है, तो आप कहना नहीं, डॉलर भारत के लिए फिएट मनी नहीं है। डॉलर वहां के लोगों के लिए फिएट मनी है जहां का डॉलर है, क्योंकि उस देश की सरकार की गारंटी है वो। ठीक है, और हालांकि डॉलर को छापने के लिए भी कोई गोल्ड नहीं रखा गया है। और इस तरीके के जो नोट्स होते हैं, ये जो आपको पैसे दिखाई दे रहे हैं, इन पैसों को हम लीगल टेंडर भी कहते हैं। लीगल टेंडर यानी कि इन्हें हम वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका रीजन है कि इन्हें किसी लॉ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एंड कंपल्सरी टू एक्सेप्ट द पेमेंट। जो आपको ये 200, 500, मतलब 500, 100, 200, 250, 5 रुपए, 10 रुपए, जितना भी नोट छप रहा है, वो सारा पैसा लीगल टेंडर है, क्योंकि किसी ना किसी लॉ से ये चलाया जाता है। हमारा रुपया अमेरिका के लोगों के लिए लीगल टेंडर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के लोग जो होंगे वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे और इसमें बिल्कुल भी फेथ नहीं रखते होंगे। तो दीज आर द सम टर्म्स जो पूछी जा सकती हैं आपसे, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी है, वहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लीगल टेंडर भी समझ लिया, फिएट मनी भी समझ ली, और ये काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। हमारे नोटों को ये लोग छापते हैं, ये लोग प्रिंट भी करते हैं। ठीक, अब आते हैं एक सबसे जरूरी बात कि आरबीआई को बैंकर्स ऑफ बैंक कहते हैं। मतलब
बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं, ठीक। अब बैंकों का बैंक अगर आरबीआई को कहते हैं तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी, क्या बात याद रखनी है? पहली चीज याद रखनी है कि बैंकें यहां पर आरबीआई के साथ डिपॉजिट भी कर सकती हैं, आरबीआई से बोरोइंग भी कर सकती हैं। इफ द बैंक्स आर हैविंग एनी सरप्लस अमाउंट, उनके पास कोई अतिरिक्त पैसा भी है तो वह पैसा वो बैंकों में जमा कर सकती है, उनके पास अधिकार है कि वो पैसा वो बैंकों में जमा कर सकती हैं, वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपने एक टर्म सुना होगा कि बैंक्स या बैंकों के लिए आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है, अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है। कोई आपसे ये पूछता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि बैंकें जब कभी, इस बार के यूपीएससी में एक सवाल था कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट सरकार से उधार ले सकती है या बैंक सरकार से उधार ले, तो बैंक सरकार के लिए बैंकें आरबीआई से उधार ले सकती है, सरकार के लिए आरबीआई कभी भी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। आरबीआई नहीं देगी, आईएमएफ देगी, वर्ल्ड बैंक देगी, अमेरिका देगी, किसी से ले लेंगे, लेकिन बैंक को कौन देगा, बस यही देंगे। तो बैंकें जब भी फंसती तो उन्हें आरबीआई के पास ही जाना है, नथिंग एल्स, वो कहीं और नहीं जा सकते, उनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा, इसलिए उन्हें लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट माना गया, आरबीआई को माना गया बैंकों के लिए, ठीक है। और बैंकों को ही रेगुलेट करने का, रेगुलेटर ऑफ बैंक्स भी आप इन्हें रख सकते हैं कि यही लोग बैंकों को रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग भी है भारत के अंदर, बैंकों को विनियमित करने का कार्य भी आरबीआई के जिम्मे है, वही वो लोग इसको रेगुलेट करता, ठीक है। और बैंकों को रेगुलेट करने के लिए देयर आर 2 एक्ट्स हमारे देश के अंदर, बैंकों को विनियमित कर सकते हैं। अब विनियमित करने के लिए तो आपके पास 2 एक्ट हैं, 2 कानून, ठीक है। पहला कानून है आरबीआई एक्ट 1934, इसमें कुछ शक्तियां दी हैं, और दूसरा कानून है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें कुछ शक्तियां दी। तो देयर आर 2 मेजर acts exist for the RBI to regulate the bank, तो कुछ शक्तियां आरबीआई एक्ट से मिल जाती हैं, जो नहीं मिलती वो 1949 के बैंकिंग अधिनियम से मिल जाती है, ठीक है। और ये उसको बैंकों को सुचारू रूप से चलाते हैं, ठीक। और क्या हो सकता है, फिर कहते हैं आरबीआई का काम एक और है जो कि बड़ा काम, क्या काम है, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट भी है, सरकार का बैंक भी है ये भाई, सरकार का बैंक भी है। सरकार के लिए क्या करता है, तो सरकार को WMA के तहत ऋण देता है, किसके तहत ऋण देता है, WMA सुविधा के, ये WMA सुविधा क्या है, वेज मींस एंड एडवांसेस, तो वेज एंड मींस एडवांसेस के अंतर्गत बैंकें सरकार आरबीआई से ऋण, जैसे ये लोग ले सकते हैं वैसे सरकार भी ले सकती है, WMA सुविधा के तहत आरबीआई से बैंकें ऋण ले सकती, यहां लिख देता हूं, यहां अलग से, WMA सुविधा के तहत, ठीक है, बैंकें, सॉरी, सुविधा के तहत सरकार
कारें या सरकार आरबीआई से टेम्पररी उधारियां ले सकती है, टेम्पररी उधारियां ले सकती। तो WMA के तहत आरबीआई से टेम्परेरी उधारी ले सकते हैं, जब मन करे तो उधार। लेकिन याद रखना उसकी ब्याज दर जो होगी वो रेपो दर के बराबर होगी, ठीक है, यानी इट विल बी इक्वल टू द रेपो रेट। तो रेपो दर क्या है, या ऐसे समझो जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देगा उसी ब्याज दर पर सरकार को देगा, सिंपल याद है ना, ऐसे तो याद हो जाएगा हमें, ठीक है। तो बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है WMA के तहत यहां पर टेम्परेरी उधारियां ले सकते हैं, ब्याज दर रेपो दर के बराबर होगा, ये चीज यहां पर कही जा रही है, ठीक है। पहली चीज तो ये आरबीआई के अंतर्गत यहां पर ये कहा, आरबीआई के कार्यों के अंतर्गत ये कहा गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर कहते हैं कि WMA के तहत ऋण ले सकते हैं, या ये काम कौन कर सकता है, सरकार। और क्या काम करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि जो सरकारी बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री यानी कि the purchasing and buying and selling of the government securities on the behalf of RBI, behalf of government conducts by the RBI, RBI कंडक्ट करता है, आरबीआई उन्हें बेचता खरीदता है, याद रखना। कोई किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो आप, है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि आरबीआई उन चीजों को खरीदता बेचता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बिहाफ पर, ठीक है। पहली चीज तो ये कि सरकार के बिहाफ पर। अब यहां पर ये केंद्र सरकार को भी की भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच सकता है और राज्य सरकार की भी। बेटा ये सवाल भी यूपीएससी ने पूछ लिया है, तो पीसीएस वाले कभी भी चटका देंगे आपके सामने, है ना, कभी भी पूछ सकते हैं आपसे। प्रीलिम्स में तो कभी भी आ सकता है, किसी भी प्रीलिम्स में आ सकता है, बहुत बेसिक सी बात है। तो इश्यूइंग एजेंसी है, बैंकर्स ऑफ बैंक है, पहला काम तो ये हो गया। रुक जाओ, ऐसा मार्किंग करते हैं जिससे आपको दिखेगा। ये लो पिंक कलर ले लेते हैं, 1 2 एंड 3। अब क्या काम है, तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि और बड़े काम भी आरबीआई का कैसे करेगा, आइए जरा देखिए। आरबीआई के जिम्मे काम है मैनेजमेंट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट का मतलब है विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, ये चीज। अब विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन का मतलब है जितना भी पैसा इनकमिंग आउटगोइंग हो रही है पूरे देश के अंदर, कहीं बाहर से आ रहा है या बाहर से इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, तो उसका पूरा हिसाब किताब यही मेंटेन करते हैं आरबीआई वाले, है ना, इनकम आउटगोज ये सब। तो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन ये आरबीआई के जिम्मे सौंपा गया, आरबीआई काम करेगा ये, और हर वीक बताएगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में होता क्या क्या है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं किन चीजों से मिलकर बनता है, अगर मैं यहां पर लिखूं तो आप कहना फॉरेन करेंसी
एसेट से बनता है, पहला चीज। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से बनता है, परिसंपत्तियों से मिलता है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से बनता है, पहली चीज। ठीक है, पहला हो गया फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से बनता है। ठीक, दूसरा ये किससे बनता है? दूसरा इसमें बेटा गोल्ड भी होता है। तो ये देखता रहता है कि कितना गोल्ड बढ़ा, कितना कम हुआ, रिजर्व में कितना क्या है ना। दूसरा गोल्ड में भी होता है। तीसरा ये होता है SDR नाम की एक यूनिट में, जिसको हम बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, ऐसे समझ लो आप इसे। हम लोग जनरली तो बोलते हैं IMF की एक यूनिट है, सभी मुद्राओं को मिलाकर, मतलब 5 बड़ी मुद्राओं को मिलाकर उसने ये बनाई है। अब ये इसको अभी के लिए बस इतना याद रखना कि SDR IMF के द्वारा बनाई गई या विकसित की गई एक इकाई है, और इस इकाई के तहत, ये जो इकाई है IMF के द्वारा जो विकसित की गई, इस इकाई का प्रयोग IMF द्वारा अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, यानी कि वो लिखने के लिए किया जाता है। मतलब ये है, जैसे एग्जांपल लो आप, अगर चाइना वाले पैसा देते होंगे IMF को तो युआन में देते होंगे, भारत वाले रुपये में देने लग जाएंगे, US वाले US डॉलर में देने लगेंगे, रशिया वाले रूबल में देंगे। तो सबका पैसा सबकी करेंसी में कैसे? तो फिर एक यूनिफॉर्म बनानी पड़ेगी ना, कि एक तरीके से लिखना पड़ेगा ना, एक जैसा। अगर वो डॉलर में लिखे तो लोग कहें डॉलर को देखो इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक नए तरीके की यूनिट बनाई। अब जैसे मान लो एक SDR बराबर, एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने कि SDR को समझी लो, कि एक SDR बराबर मान लो 100 रुपए। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल, कोई भरोसा नहीं है, 100 रुपीज हो। ठीक है, एक SDR बराबर मान लो 50 युआन हो। ठीक है, एक SDR बराबर मान लो $2 हो। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो अगर IMF को बनाया जाए कि इंडिया ने कितना पैसा दिया है, US ने कितना दिया है, चाइना ने कितना दिया है, तो सबकी अलग अलग मुद्राओं में लिखा हो। मान लो 100 रुपया, 50, $2, है ना, $2, या फिर लिखा हो 50। अब देखो यहाँ अलग अलग समझ ही नहीं आ रहा किसने कितना दिया। रैदर देन ऐसे लिखा हो SDR, कि इंडिया ने एक SDR दिया है, इन्होंने भी 50 दिया है, तो एक SDR दिया है, इन्होंने भी एक SDR, तो पता चल गया ना कि सबने बराबर। तो लिखने का एक तरीका है, ये समझ लो। ठीक है, SDR यूनिट है जिसके माध्यम से ये लोग अपना एक बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार करते हैं दुनिया भर का, कि लेन देन इसका जोखा, लेखा जोखा तैयार करते हैं। तो विशेष आहरण अधिकार हो गए। ठीक है, तो 4 चीजों से मिलकर बनता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। पहला तो ये हो गया, दूसरा गोल्ड हो गया, तीसरा SDR हो गया, और चौथा अगर मैं बात करूं वो क्या हो गया, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ इज IMF रिजर्व पोजीशन। तो आपको ध्यान रखना है कि IMF में ना जो भी पैसा हम लोग जमा करते हैं, उस जमा किए गए पैसे का 25% तक हम प्रयोग कर सकते हैं विदेशी व्यापार के लिए। तो वो चीज यहां पर बोलते हैं, कि कहते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व जो है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है, वो इन चीजों से मिलकर बनता है। और ये हर वीकली अपडेट करके बताते हैं कितना पैसा हमारे पास है, कितना देश के बाहर। ये RBI का जिम्मे ये काम सौंपा गया है ना, RBI ये काम करता है। तो दीज आर द वर्क्स व्हिच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द RBI कंटिन्यूअसली। वो लगातार ये काम करते हुए आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त और क्या काम करते हैं? अगर इसके अतिरिक्त हम आगे बढ़े तो RBI के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इन RBI को मेजर रिस्पॉन्सिबल
बॉडी है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अच्छा दी, मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है इसको, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में। ठीक है, तो आज के टाइम पर अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो उसकी जिम्मेदारी आरबीआई को पहले दी गई, बोला गया आरबीआई इसको कंट्रोल कर। क्यों किया गया? तो कहते हैं एज पर एग्रीमेंट, ठीक है, विथ आरबीआई एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और आरबीआई के साथ जो एग्रीमेंट है उसके आधार पर इंडिया की जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति दर है, वो 4 ± 2% होनी चाहिए, 4 ± 2% होनी चाहिए, 4 ± 2% होनी चाहिए। ठीक है, 4 ± 2 होनी चाहिए। ठीक, तो 4 ± 2 होनी चाहिए का मतलब क्या है कि भारत को इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच रखनी है, और ये टिल 2026 तक रखनी है, 2026 तक ये टारगेट आरबीआई को दिया गया। हालांकि आरबीआई के हिसाब से भारत की इन्फ्लेशन 2025 में 4.8% रहने वाली है। अगर मैं आरबीआई का फोरकास्ट देखूं, फोरकास्ट यानी कि अनुमान लगाऊं 2025 के लिए, तो इन्होंने कहा है कि जो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, महंगाई है ना, वो रहने वाली है 4.8%, ये अनुमान है। ठीक है, 4.8%, लेकिन रहना कितना चाहिए? 4 ± 2 यानी कि 2 से 6% के बीच में। तो क्वाइटली इट इज ठीक है, बट आइडियल रेट 4%। ठीक है, आरबीआई के पास एक महत्वपूर्ण कार्य और दिया गया है। ठीक है, तो मेंटेन द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है। आरबीआई ही हमारे देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, मौद्रिक नीति के लिए भी। उसका इंप्लीमेंटेशन, मौद्रिक नीति को भी आरबीआई ने लागू करना रहेगा। अब ये कहेंगे मौद्रिक नीति कहां से आ गई? तो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45ZB, 45ZB के तहत एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? मौद्रिक नीति समिति बनाई जाएगी। ठीक है, और वो मौद्रिक नीति समिति क्या करेगी? मौद्रिक नीति समिति क्या करेगी बेटा? वो मौद्रिक नीति समिति का काम है भारत में कीमत स्थिरता लाना, यानी कि दे विल ट्राई टू वर्क फॉर प्राइस स्टेबिलिटी। वो कोशिश करेंगे कि भारत में कीमत स्थिरता आ जाए, एवं वो दे विल ट्राई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो ये भी कोशिश करेंगे कि भारत में आर्थिक समृद्धि भी आ जाए। ठीक है, आर्थिक समृद्धि भी आ जाए। ठीक है, तो पहला तो काम है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। मुद्रास्फीति कितनी होनी चाहिए ये भी बताता है, और इस साल अब बता भी रहा है कि 4.8% होगा। दूसरा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो भी बताएगी आरबीआई एक्ट 19 के सेक्शन 45ZB के तहत भारत में एक मौद्रिक नीति समिति होगी, और वो समिति जो बताएगी वो आरबीआई उसको लागू भी करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आरबीआई से संबंधित बातें हैं, विच इज इंपॉर्टेंट।
आरबीआई के पास कुछ डेवलपमेंटल वर्क भी आरबीआई को करने पड़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंटल वर्क का मतलब है बहुत सारे आरबीआई विकासात्मक कार्य भी करता है। जैसे पहला, प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहन करना। साक्षरता प्रोत्साहित करना, पहला तो ये। दूसरा ये है कि प्रमोशन फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहन देना। दूसरा क्या है, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। तीसरा क्या है, वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, एंड द थर्ड पॉइंट इज कि मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग। अब ये तो लिख ही लोगे, बैंकिंग, बैंकों और बैंकों और बैंकों का डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को भी प्रमोट करना, ये भी आरबीआई के जिम्मे छोड़ा गया, ठीक है। दीज आर द एफिशिएंटली, these works are being efficiently performed by the RBI in the consistency। आरबीआई ही इनको परफॉर्म करता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन द फॉरवर्ड, हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बातें इसके अंदर निकल सकती है। आइए, मैंने वहां पर लिखा था कि आरबीआई ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब आरबीआई एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है। अगर आरबीआई की बात करूं तो ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब है आरबीआई ओन्स, आरबीआई के पास कैसे चलता है, आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड होता है, आरबीआई के पास अपना एक सेंट्रल बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड है, ठीक है। आरबीआई के पास क्या है, केंद्रीय बोर्ड है। केंद्रीय बोर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, आ जाओ, इसमें एक तो होगा गवर्नर, एक गवर्नर होता है, 4 अधिकतम हो सकते हैं डिप्टी गवर्नर, ठीक है, जीओवी। 4 होते हैं आपके रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर का मतलब दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, है ना, डीएमकेसी। फिर आते हैं और क्या होते हैं, 2 तो इसमें रहेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी, यानी कि एक गवर्नर, 4 उप राज्यपाल, है ना, डिप्टी गवर्नर लिखते तो ज्यादा ठीक था, है ना। क्षेत्रीय निदेशक, कितने क्षेत्रीय निदेशक होंगे, 4, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब सरकारी अधिकारी भी हैं इसमें, बहुत बढ़िया, है ना। ये इसके अलावा आपको दिखाई देंगे 10, ठीक है, 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम
वेरियस फील्ड्स, ठीक है, तो 10 निदेशक, और ये सारे लोगों की अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपको ध्यान रखनी है, केंद्र सरकार। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया कि क्या ऑटोनोमस है तो इनकी अपॉइंटमेंट का, अरे अपॉइंटमेंट के लिए क्या कोई ऊपर से भगवान अवतार लेंगे? अपॉइंटमेंट तो यही लोग करेंगे ना, सरकार ही करेगी, और कौन करेगा अपॉइंटमेंट? तो अपॉइंटमेंट तो यही करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन दीज आर द रिस्पॉन्सिबल बॉडी, 21 मेंबर आर द मेनली रिस्पॉन्सिबल टू रन दिस। सो पूरी तरीके से इसे चलाने के लिए ये 21 सदस्य जिम्मेदार होते हैं, ये लोग चलाते हैं पूरी संस्था को। ठीक है भाई, ये लोग चलाते हैं पूरी संस्था को, ध्यान रखना, याद रखेंगे सब लोग। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक? आई डोंट थिंक सो किसी को दिक्कत है। एक मिनट देना जरा, एक मैसेज कर देता हूं ऑफिस। ठीक है, तो ये लोग जिम्मेदार हैं, और इसीलिए कहते हैं कि सरकार का बहुत इंटरफेयर नहीं रहता। एंड about the macroeconomic policy, microeconomics policy, they are the major responsible person who makes the policy. जो लोग नियम कानून बनाते हैं वो यही लोग हैं, इन्हीं लोगों से नियम कानून बनता है। कितने दिन चलता है वो एक अलग बात है, लेकिन बनता इन्हीं से। ठीक है, ये लोग ही नियम कानून बनाने का काम करते हैं, और इन्हीं से जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी वो चलती है, ऑपरेट होती है। ठीक, आइए जरा नेक्स्ट, कि ऑटोनोमस बॉडी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कभी भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 के तहत, अच्छा एक मन में सवाल आ सकता है हमारे, आ सकता है कि नहीं, कि भाई क्या कभी भी जरूरत पड़ने पर, अगर देखा जाए, एक सेकंड, हाँ, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि आरबीआई सरकार भी बात ना माने? ऐसा क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार पता चला आरबीआई को मनाने की कोशिश कर रही है और आरबीआई सरकार की सुनी नहीं रही? क्यों नहीं सुन रही? आरबीआई कह रहे हम तो ऑटोनोमस हैं, हम आपकी क्यों सुने? तो उस केस में सेक्शन 7 है आरबीआई के, मतलब सरकार के पास। तो आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत जनरली ये अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जब इस धारा को लगाया जाएगा तो इसके लगाते ही कुछ अधिकार, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। तो गवर्नमेंट या जो हमारी सरकार है, ठीक है, तो वो यहां पर डायरेक्शन दे सकती है, दिशा निर्देश दे सकती है। देखो मैं अलग से लिख रहा हूं आपके लिए, यानी कि गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सम दिशा निर्देश, दिशा निर्देश दे सकती है टू आरबीआई, टू आरबीआई, आरबीआई को, यानी कि आरबीआई को, भाई आरबीआई को, ठीक है, फॉर पब्लिक वेलफेयर, मतलब लोक कल्याण हेतु, यानी कि लोगों की भलाई हेतु अगर कुछ उसे दिशा निर्देश देने और वो चीज आने आ रही है, हाथ में आ रही है, और आरबीआई वाले ज्यादा होशियारी करें, तो फिर वहां पर वो आरबीआई के एक्ट सेक्शन 7 में कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ सुझाव, कुछ दिशा निर्देश दे सकती है आरबीआई को कि आपने ऐसे काम कर, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं, मान लो आरबीआई ने बैंकों से कहा कि ब्याज की दर बढ़ा दीजिए। अब सरकार को लग रहा है ब्याज की दर बढ़ा देंगे तो हमारे गरीब आदमी, किसान लोग कैसे लोन ले पाएंगे? वो लोन नहीं ले पाएंगे तो कैसे खेती कर पाएंगे? अब खेती नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, कैसे खाएंगे? तो वह बैंक आरबीआई को बोल सकता है कि देखो
ये सब नियम कानून बता रहे हो ठीक है, लेकिन कृषि का लोन का ब्याज का दर नहीं बढ़ना चाहिए। तो वहां पर आरबीआई उनसे ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी बात नहीं सुनते, हमारा अपना बोर्ड है, हम अपने हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं। आपको देयर यू हैव टू बी अलाइन विद द आरबीआई गाइडलाइन, गवर्नमेंट्स गाइडलाइन। फिर वहां पर आरबीआई के पास शक्ति है कि वो सरकार के पास शक्ति है कि वो सेक्शन 7 का इस्तेमाल करके दिशा निर्देश जारी करे और आरबीआई को कहे कि ज्यादा होशियारी नहीं करने का, नहीं तो निकाल के बाहर कर दूंगा मैं, ये चीज ठीक है। तो होपफुली आरबीआई से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमने यहां पर पढ़ ली विच इज रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आरबीआई से संबंधित सारी जानकारी हमने ले ली जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती थी कि सबसे एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जाएं तो देखें कि दो प्रकार की संस्थाएं बता रहा है आरबीआई। आप अपने चार्ट को देखिए, कह रहा है शेड्यूल्ड बैंक होगी या फिर नॉन शेड्यूल्ड बैंक होगी। नॉन शेड्यूल्ड बैंकों का मतलब है द आरबीआई विच इज नॉट बीइंग कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। ऐसी संस्थाएं जिन्हें आरबीआई पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं करता, इसलिए उन पर हम बात नहीं करते, यानी जिनसे आरबीआई बात नहीं करता उनसे हम क्या बात करें। आ जाइए, अगली हेडिंग है शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंकों का मतलब है अनुसूचित बैंक, ठीक है। अनुसूचित बैंकों का मतलब क्या होता है? अगर मैं अनुसूचित बैंकों की बात करूं, अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंकों का मतलब होता है ऐसी बैंकें जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में रखा गया, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं हम दोज बैंक्स विच आर mentioned in RBI, those banks which are mentioned in second schedule of RBI Act 1934, ठीक है। आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, 1934 के दूसरी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को, शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है, अनुसूचित बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी बैंकें जो आरबीआई के अधिनियम 1900 आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत शामिल होती है, ऐसी सभी बैंकों को हम लोग कहते हैं आरबीआई अनुसूचित बैंक, ठीक है। और दीज बैंक्स आर कंप्लीटली गवर्न्ड बाय आरबीआई, ठीक है। और इन बैंकों को, जो बैंक है उन पर आरबीआई एक्ट 1934 भी लागू होता है और इन बैंकों के ऊपर पूरी तरीके से इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लागू होता होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी कि भारत के अंदर ऐसी बैंक है जिन्हें आरबीआई पूरी तरीके से पार्शली, यानी आरबीआई का कंट्रोल होता है, आरबीआई उनको गाइडलाइन देती है, आरबीआई बताती है ऐसे करना है ऐसे नहीं करना, ये सब चीजें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी बैंकों को हम लोग शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, अनुसूचित बैंकें कहते हैं, ठीक। अब अनुसूचित बैंकों के अंदर पहला उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल बैंक होती है। क्या बैंक होती है? कॉमर्शियल बैंक। देख लीजिए, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मतलब है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक का क्या मतलब है?
वाणिज्यिक बैंक का क्या मतलब है? देखो भाई, वाणिज्यिक बैंक का मतलब होता है ऐसी बैंकें जो यूनिवर्सल बैंकिंग स्ट्रक्चर रखती हूं, है ना। अगर हम देखें ऐसी बैंकें जिनको अपन दो तरीके से विभाजित कर सकते। बैंकों के आप उनके फंक्शन के आधार पर ऐसी बैंकें जो प्राइमरी वर्क, प्राथमिक कार्य करती हों, है ना, और कुछ सेकेंडरी वर्क भी करती हैं, सेकेंडरी वर्क भी करती हूं, द्वितीयक कार्य भी करती हैं। अब पर्पस क्या होगा कॉमर्शियल बैंक का? प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज बाय मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि आप तक वित्तीय सेवाएं पहुंचानी तो है, लेकिन पैसा भी कमाना उनका उद्देश्य। ऐसा नहीं कि पैसा कमाना उनका उद्देश्य, बिल्कुल का उद्देश्य। ठीक है, तो प्राइमरी वर्क कार्य क्या होते हैं? प्राइमरी कार्य के अंदर अगर हम देखें तो दो काम अपन देखो ऐसे हो सकते हैं क्या? पहला, डिपॉजिट, जमा स्वीकार करना। तो किसी भी बैंक में दो टाइप की जमा होती हैं, एक तो डिमांड जिनको आप मांग जमाएं कहते हैं, और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट जिनको आप सावधि या कई बार आप टर्म डिपॉजिट भी उसको बोलते हैं, जिनमें आप एफडी, आरडी ऐसी चीजें रखते हैं, और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ऐसी चीजें रखते हैं आप इसमें, जो आपका डिपॉजिट है। ठीक है, तो डिमांड और टाइम डिपॉजिट होता है। ठीक है, डिमांड और टाइम डिपॉजिट। प्राइमरी वर्क में पहला हिस्सा तो ये हुआ, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है? लेंडिंग, यानी कि उधार देने का काम भी ये करते हैं। तो ये लोग कभी शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी देखते हैं, यानी कि अल्पकालिक ऋण देते हैं, लॉन्ग टर्म में दीर्घ कालिक ऋण देते हैं, ये है ना। तो ये किसी भी बैंक के प्राइमरी फंक्शन होते हैं, उसे हम बैंक कहते हैं। ठीक है, बैंकों की डेफिनेशन में इतनी थी, लेकिन चूंकि इट इज अ कॉमर्शियल बैंक, तो इट इज गोइंग फॉर द एक्सपेंशन। ये बड़ी बैंकों के बनने की व्यवस्था देख रहा है, और दूसरा ये सोच रहा है कि खूब पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, तो फिर वहां पर इसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी वर्क यहां पर आपको देखना पड़ेगा। सेकेंडरी वर्क क्या हो सकता है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर, प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस, यानी कि बीमा सुविधाएं देना। बोलो, यानी कि यहीं से आपको बीमा सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक, अगर आप किसी को बीमा सुविधा दे रहे हैं तो हो गया काम। ये अतिरिक्त, ये तो बैंक का काम नहीं है ना। या अगर मैं कहूं पेंशन योजनाएं, पेंशन देना बैंक का काम थोड़ी ना था, पेंशन योजनाओं का भी प्लान है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, इस तरीके की सुविधाएं देना, डीमैट अकाउंट ओपन करना। डीमैट अकाउंट का काम पैसों के लेन देन से संबंधित है, लेकिन उसके लिए बैंक ही खोलने लग जाएं कि शेयर में लगाओ, यहां लगाओ, वहां। ये मेन काम इनका, इनका बिजनेस जो चलता वो इससे चलता, बट दे आर मेकिंग सम अल्टरनेटिव्स to expand their business, to make more profit, to involve to expansion of the financial inclusion। तो वो सब चीजों के लिए यहां पर काम कर रही है ना। जैसे टैक्स पेमेंट की सुविधा देना, क्या जरूरत है उसको देने की? ना देंगे, देते हैं तो लोग ज्यादा जुड़ते हैं बैंक से कि भाई वो बैंक हमें कर भुगतान की भी सुविधा दे रही है, तो उसके पोर्टल पर जाओ तो हो जाता है ना। आज के टाइम पर कई जगह तो ये ट्रस्टी का भी काम करते हैं। ट्रस्टी, न्यास भी बनते हैं। न्यास का मतलब क्या है? कि जैसे मान लो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो, मतलब कोई एनजीओ बनाते हैं आप, ठीक, 10 मेंबर, 20 मेंबर है, 30 मेंबर है।
अब वो 30 मेंबर है, पैसा आ रहा है किसी एक आदमी का तो है नहीं, 10-15 लोगों का है। कहां जाए, कौन हिसाब रखे, कितना आया कितना गया? बैंक रखे, बैंक खाता खुलवा लो। एक बैंक भी मेंबर है अपना, आ रहा जा रहा सब हिसाब किताब रख रही है, अपना ट्रस्टी की ना भूमिका है। वर्क एज एन एजेंट, ये एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं किसी के लिए, है ना। तो दीज आर द वर्क्स। कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, यूनिवर्सल बैंकिंग, सुना है? जनरली कॉमर्शियल बैंक ऑफर करते हैं आपको यूनिवर्सल बैंक। जनरली, जनरली का मतलब है कि जो बड़ी बैंक है वो करती ही होंगी। जैसे बैंकिंग की सुविधाएं तो आपको देते हैं, लेकिन ये आपको इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की सुविधाएं भी देते हैं कि भाई कहां निवेश करो। इंश्योरेंस की भी सुविधाएं देते हैं। अगर कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो ये सब आपको सुविधाएं दे रही है ना, इंश्योरेंस बीमा की भी सुविधाएं दे रही हैं, तो आपने मान के चलना है कि ये एक प्रकार की यूनिवर्सल बैंकिंग है, ठीक है, जो हर प्रकार की जो सुविधा मांगो दे रही है। क्यों दे रही होगी बताओ, क्या उद्देश्य होगा इसका? यही उद्देश्य होगा कि भाई दे वांट टू मेक अ गुड प्रॉफिट by generating this business, they ये expansion of this business, इससे क्या होगा? They will make good profit. अगर suppose that if they are limited towards this primary work only and they are not offering the secondary work, it means the people, those who are being connected with the banks by these things, suppose that if I'm thinking about to open a demat account and the bank is not offering, I will go with somewhere else. If I'm looking for the tax payment and the bank is not offering it, then I'll go with somewhere else. If I am only connecting with this bank by through due to this tax payment, so that initially we can say this कि this particular bank is offering, so that we can connect. तो यहां पर वही चीज हमें समझनी है कि बैंक से जुड़ना है तो what are the services can be provided by the bank to ensure the maximum clients and to include the maximum clients to the banking structure. तो ये होता है कॉमर्शियल बैंक, और ये सारी बैंकें आजकल कर रही हैं। और वो क्यों कर रही हैं आपको पता ही है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती हैं। चलिए आगे आते हैं। जब हमने पहला चार्ट देखा था दोस्तों, तो उसमें हमने देखा था कि बैंकें दो टाइप की होंगी। पहला शेड्यूल्ड बैंक हमने देख ली, कॉमर्शियल बैंक हमने देख ली, और कॉमर्शियल बैंकों के अंदर चलना है, प्राइवेट बैंक क्या है और पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है। इसी चार्ट में आप लिख लो, प्राइवेट बैंक का मतलब है ऐसी बैंक है विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट ग्रुप्स, है ना, जिसमें सरकार की नहीं निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी हो, क्षेत्र की हिस्सेदारी हो, यानी कि इसका मालिकाना हक जो है वो निजी क्षेत्र के पास हो। इट मींस दैट दीज आर द प्राइवेट बैंक्स। एग्जांपल में अगर आपने लिखना है तो आप लिखना यस बैंक है, कोटक है, HDFC है सर, ICICI है। These are the examples. I think more than 20 banks are as of now functioning in India. 20 से ज्यादा बैंक है, बड़ी बैंक हैं भारत में, ठीक है। बट ऑन द अदर एंड वी टॉक ऑफ फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक आप किसको कहोगे? तो हम यहां पर लिख सकते हैं ओन्ड बाय फॉरेन एंटिटीज, फॉरेन एंटिटीज, विदेशी लोगों के द्वारा। आप कहोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कोई विदेशी आदमी भारत में ही आकर पूरी बैंक खोल दे, तो पूरी तरीके से भारत में 100% FDI लागू ही नहीं है, विदेशी पैसा आ ही नहीं सकता। तो कोई भी विदेशी आदमी भारत में अगर बैंक खोलना भी चाहता है तो ऐसे नहीं खोल सकता वो कि पूरी तरीके से वो आके भारत की बैंक कोई खोल दे, है ना। तो ओन्ड बाय फॉरेन एंटिटीज, विदेशी लोगों के पास, या इसको एक ऐसे तरीके से, और बढ़िया तरीका क्या है इसका पता है? एक तरीका मैं बताता हूं। एक तरीका ये हो सकता है कि इसके हेड ऑफिस जो होंगे हमेशा वो विदेशों में होंगे। लो जी, मामला खत्म। हेड ऑफिस कहां होगा? विदेशों में होगा।
and the more than 40 plus banks are being operated. I think 40 से ज्यादा बैंक हैं जो विदेशी बैंक इंडिया में, एग्जांपल के स्टैंडर्ड एंड चार्टर बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, ये सब कैसी बैंक है? विदेशी बैंक है, ठीक है। बैंक ऑफ सिंगापुर, ये सब कैसी बैंक हैं? सिटी विदेशी बैंक है। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर वाला काम हमारा हो गया। अब हमारे पास दो चीजें बची, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक रीजनल रूरल बैंक। तो दो बैंकों को और हम देख लेते हैं कि ये बैंकें क्या हैं, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं, आ जाइए। अब यहां पर आपने सामने देखना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होगी। पहली चीज, पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहना है, कोई ऐसा वो तो है नहीं कि कोड़े मार के पढ़ाया जा रहा है ना। इफ यू हैव एनी डाउट दिस यू कैन आस्क। चलो, तो यहां पर लिखा पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब हुआ सार्वजनिक, सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, ठीक है, की बैंक, ठीक। कई बार आप इनको देखते हुए होंगे, उसमें जैसे लिखा रहता है ना, भारत सरकार का उपक्रम, तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यानी कि सरकार है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों का सिंपल सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और कोई भी संस्था देखें, लिख सकते हैं सरकार का स्वामित्व, ठीक है। लिखने को यहां लिखा है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक का कुछ है नहीं, पब्लिक को मार देते हैं ये लोग। आपने तो बैंक में देखा ही होगा, जी बाहर को आता विचारों का। 5 नंबर पे जाओ, 2 नंबर पे जाओ, जाते ही रहो, घूमते रहो, ऐसा लग रहा कुंभ के मेले में आ गए। एसबीआई बैंक में चले जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाओ, इतना घुमा देंगे, फिर एक टाइम लगेगा काशी विश्वनाथ टेम्पल ही घूम लिए होते इसके लिए। ऐसे हालात है वहां पे है ना, इतने ज्यादा रश है। रश इसलिए है क्योंकि सरकारी बैंकों में भरोसा ज्यादा होता है। कितने प्रकार की बैंक है? तो आपने कहना सरकारी बैंक भारत में दो प्रकार है। एक तो है एसबीआई, ठीक है, जिसको आप कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरा दूसरा जो है वो भी ध्यान दें, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक, हम इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक, पहली चीज। अब देखो जी, पहला है नेशनलाइज्ड बैंक, दूसरा है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो क्या करूं? पहले ये देखो, देखो भाई, पहले ना हमारे देश के अंदर, चलो इसकी कहानी थोड़ी सी समझा ही देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन होगा, उससे अच्छा है कहानी एसबीआई लिख लो। एसबीआई का उदय, एवोल्यूशन ऑफ एसबीआई, सिंपल डायरेक्ट ही उदय कर देता हूं मैं आज। 1806 में एक बैंक खुली जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर देखो 1840 में एक बैंक खुली जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड 1843 में एक बैंक खुली जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया, और साल था 1921। और जब इसे विलय किया गया तो नाम बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना। लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सरकार के कामकाज करती थी। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही, ध्यान से सुनिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही थोड़े समय के बाद 1955 में नाम बदलकर कर दी गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यही वर्तमान में एसबीआई के नाम से काम करती है। और यही भारत की पहली सरकारी बैंक भी बनी जो पब्लिक के लिए काम करती थी।
अर्लियर आपको ये भी बता दूं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही आरबीआई से पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी थी, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक भी था। लेकिन बाद में फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसे परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि उधर आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी। और आरबीआई मतलब अगर देखें तो पीसफुली अच्छा काम कर रहा था, बढ़िया रिटर्न्स आ रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्यों डिस्टर्ब करना है, क्यों खराब करना है। तो इस तरीके से काम चलते। तो यहां से ये निकला है, हालांकि एसबीआई के बाद में कई सारे एसोसिएट बैंक भी खोले गए थे, उन सबको मर्ज भी कर दिया गया। ठीक है, वर्ष 2017 आते आते सारी बैंकें जो एसबीआई से संबंधित थी वो मर्ज हो गई। अब केवल भारत में एक ही एसबीआई काम करता है। बस जिनको नहीं पता, जो छोटे थे वो भूल जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इतना ध्यान रखो, भारत में एक एसबीआई। लेकिन भारत में 11 बैंकें ऐसी हैं जो नेशनलाइज्ड हैं। कितनी बैंकें ऐसी हैं? 11 बैंकें नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकृत है। 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो मतलब है वो हम समझते हैं। देखो जी, हुआ ये कि बहुत सारी प्राइवेट बैंकें भारत में काम करती थी, लेकिन उन प्राइवेट बैंकों का अच्छा बुरा कैसा असर पड़ेगा इंदिरा गांधी जी को समझ नहीं आ रहा था। इंदिरा गांधी जी का कहना था अगर बैंकें सरकारी रहेंगी, सरकार के कंट्रोल में रहेंगी, तो सरकार यदि कोई नीति बनाती है तो उसे डंके की चोट पर अपनी सरकारी बैंकों से लागू करवाएगी। गरीब किसानों को लोन दिलवाएगी, असहाय लोगों को लोन दिलवाएगी, पूरा गांव गांव तक बैंकिंग का विस्तार हो जाएगा। इस समझ से इंदिरा गांधी जी ने बैंकों को पकड़ पकड़ के क्या कर दिया? सरकारी कर दिया। पहला कदम, फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट फेज क्या है, प्रथम चरण क्या है मेरे प्यारे दोस्त? प्रथम चरण है कि जो हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकें थी, तो 14 कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, 14 वाणिज्यिक बैंकों को वर नेशनलाइज्ड। ठीक है, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब 14 बैंकें एक ही झटके में क्या कर दी? सरकारी बना दी, जिनके पास पेड अप कैपिटल मतलब पूंजी, चुकता पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी उनको। ठीक है, और सेकंड फेज क्या है पता है? द्वितीय चरण क्या है? द्वितीय चरण में इन्होंने एक और बढ़िया काम किया कि 6 कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट में लिख देता हूं, ऊपर वाले स्टेटमेंट से लिख लेना, को नेशनलाइज कर दिया। 6 वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया। ठीक है, तो अब बताओ 14 ये 6 ये कितनी हो गई? 20। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये 20 बैंकों को बाद में ये धीरे धीरे करके मर्ज करते रहे। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, 1993 में, यहां पर हरे से लिख देता हूं ग्रीन से, 1993 में एक बैंक मर्ज की तो कितनी हो गई? 19। 2019 में 2 बैंक मर्ज की और 2020 में 6 बैंक मर्ज की, तो 7 कितनी हो गई? 9 बैंकों का विलय, 9 बैंकों का विलय हो गया, मर्ज हो गई। तो शेष कितनी बची? तो शेष बची 11। कितनी बची? 11। तो आप ये कह सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी सरकारी बैंकें, तो 20 सरकारी बैंकें काम करती भारत में। सॉरी, 12 सरकारी बैंकें काम करती भारत में। 12, 20 कहां से? एक एसबीआई और 11 ये। ठीक है, तो देखो जी, हमने बहुत ही बढ़िया टॉपिक कंप्लीट कर लिया है बच्चों, एंड आई थिंक इट वुड बी मोर इफेक्टिव व्हेन यू विल गो इन द एग्जाम, और आपको वहां पर बहुत अच्छे से
याद रहेंगी चीजें, और रिवीजन भी प्रॉपर कर लेना इस पूरे जो वाक्य को आज हमने जो डिस्कस किया है। एंड द क्लास वाज क्वाइट रेलेवेंट, और मैं कह रहा हूं आपसे, आपको आने वाले एग्जामिनेशन में इसका बहुत हेल्प मिलेगा। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, इससे संबंधित नोट्स आज आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो। कल फिर मिलते हैं इसी समय।